इसकी शाम थी। अमृतसर की गलियों में बैसाखी की चहल पहल थी। लोग खुश थे, अनजान थे उस तूफान से जो अगले ही दिन उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। किसी को नहीं पता था कि वो एक मैदान में इकट्ठा होकर इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय लिखने जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश थी? क्या अंग्रेज हुकूमत इतनी बेरहमी से निर्दोषों पर टूट पड़ी? क्या जलियांवाला बाग सिर्फ खून से सना मैदान था या फिर अब भी अमृतसर की हवाओं में बिखरा हुआ है? तो तैयार हो जाइए उस कहानी के लिए जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और वीडियो के आगे से बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1919 में एक उबाल पर था। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जान दी थी, पर बदले में उन्हें क्या मिला? रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसकी आज़ादी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। लोग भड़के हुए थे। विरोध शुरू हो रहे थे। अमृतसर में भी आवाज उठी और इन्हीं आवाजों के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत ने भेजा था जनरल डायर को। जनरल डायर, जिसे मौत का फरमान भी कहा जाता है। जनरल रेजिमेंट एडवर्ड हैरी डायर, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में खून के चीटों से लिखा गया। डायर को सिर्फ आदेश नहीं चाहिए थे, उसे लोगों को डराना था। डायर के दिमाग में एक ही बात थी, डर फैलाओ और विरोध खत्म करो। लेकिन उसने जो किया वो इंसानियत के खिलाफ था, एक अपराध था। 13 अप्रैल 1919 वह काली दोपहर। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कोई अपने बच्चों के साथ आया था, कोई परिवार के साथ आया था, तो कोई भाषण सुनने के लिए आया था, तो कोई घूमने आया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके कदम उस बाग की मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। शाम के करीब 5 बजे हुए थे। जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आदेश के गोलियां बरसने लगी। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हर बड़ा हादसा सिर्फ आंकड़ा में सिमट जाता है, पर उन आंकड़ों के पीछे छुपी होती है ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप जाएगी। आज हम उन लोगों की आवाज बनेंगे जिन्होंने जलियांवाला बाग में मौत को आंखों से सामने देखा है। और रुकैया बेगम, जो 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में शामिल थी। रुकैया बेगम 22 साल की एक युवती थी। अपने छोटे भाई मुस्तफा के साथ जलियांवाला बाग आई थी। बैसाखी का मेला था और उन्हें क्या पता था वो मेले की रौनक से निकलकर मौत के सन्नाटे में दाखिल होने वाली हैं। रुकैया, मैं मुस्तफा का हाथ पकड़े हुए थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, धड़ धड़ धड़। लोग भागने लगे। मैंने मुस्तफा का हाथ कसकर पकड़ लिया, पर भीड़ इतनी थी कि हमारा संतुलन बिगड़ गया। एक झटके में उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मैंने पलटकर देखा, मुस्तफा जमीन पर गिरा था। उसके सीने से खून बह रहा था। मैं उसके पास दौड़ी, उसे उठाने की कोशिश की, पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें बस एक ही सवाल था, दीदी मुझे बचा लो। पर मैं कुछ नहीं कर सकी। वो मेरी गोद में तड़पता रहा और फिर सब खत्म हो गया। उस दिन से मेरा भाई नहीं बल्कि मेरे अंदर का सारा ज्वाला बुझ गया। रुकैया के आंसू कभी सूख नहीं पाए। उसकी चीखें आज भी अमृतसर की हवाओं में गूंजती हैं। उस दर्द को कोई इतिहास की किताब में नहीं पढ़ सकता, पर उस मिट्टी ने महसूस किया। वहीं थे किशोरी लाल, जो मासूमियत का कत्ल कहा जाता है। किशोरी लाल सिर्फ 9 साल का मासूम बच्चा था। वो अपने पिता के साथ जलियांवाला बाग आया था, पर उसे क्या पता था कि वो अपने पिता को आखिरी बार हंसते हुए देख रहा है। मैं अपने पापा का हाथ पकड़कर भीड़ में खड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग शोर क्यों मचा रहे हैं। फिर अचानक गोलियों की आवाज, लोग इधर उधर भागने लगे। भीड़ के थक्के में मेरे पापा गिर गए। मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर तभी एक गोली आई और पापा के सीने में लग गई। मैंने उन्हें
हिलाया, रो रो कर पुकारा, लेकिन वो नहीं उठे। मैं उनके शरीर के पास बैठा रहा और देर तक रोता रहा। लोग मेरे ऊपर से दौड़ रहे थे पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी दुनिया वहीं खत्म हो गई थी। किशोरी लाल बच गया पर उसका बचपन गोलियों के शोर में हमेशा के लिए खो गया। उसकी मासूमियत जलियांवाला बाग की दीवारों पर लटकी एक तस्वीर बन गई। वहीं एक और थे हरनाम सिंह, बहादुरी की मिसाल कहा जाता है। हरनाम सिंह 35 साल का एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ बैसाखी का मेला देखने आया था, पर उसने जो किया वो इंसानियत और बहादुरी की मिसाल बन गया। जब गोलियों की आवाज आई तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे कांपने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे, पर भागने की जगह उसने अपने बच्चों और बीबी को अपने पीछे छुपा लिया। मैंने अपने बच्चों को जमीन पर लिटा दिया, उनके ऊपर लेट गया। मैंने शरीर में गोलियां लगी, दर्द हुआ, बहुत हुआ, पर मैं हिला नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं हिलता तो मेरे बच्चे मारे जाते, सब कुछ खत्म हो जाता। मैं लहूलुहान था पर मेरे बच्चे जिंदा थे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। हरनाम सिंह ने अपने बच्चों को जिंदा रखा। उसके जख्मों ने आज़ादी की कीमत को बयां किया, वो कीमत जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उसी दिन थी अमृत कौर, दर्द का दूसरा नाम। अमृत कौर एक बुजुर्ग महिला थी जो अपने नन्हे पोते को लेकर अमृतसर में आई थी। उसका पोता उसकी दुनिया था, पर जलियांवाला बाग में उसकी दुनिया उजड़ जाएगी ये क्या पता था उसे। अमृत कौर मेरा पोता मेरी गोद में था। वो बैसाखी का मेला देखकर बहुत खुश था। फिर अचानक गोलियों की आवाज़ सुनी। मैंने उसे सीने से चिपका लिया, पर एक गोली आकर उसे लग गई। उसने मेरी आंखों में देखा, बस एक ही शब्द कहा और फिर वो चुप हो गया। उसकी मासूम आंखों में जो सवाल थे उसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने उसे ज़मीन पर नहीं गिराया, मैं उसे सीने से लगाई रही जब तक वो गर्माहट की ठंडी नहीं हो गई। अमृत कौर ने सिर्फ अपना पोता नहीं बल्कि जीने की वजह खो दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो कभी सूख नहीं पाएंगे। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये जख्म है जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि दिलों में लिखे गए। जलियांवाला बाग में गिरी हर एक बूंद, हर एक चीख, हर एक आंसू, हर एक खून की बूंद आज भी गवाही देती है कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली। यह खून, यह दर्द, यह बलिदान भारत की मिट्टी में गहराई तक रच गया।